मैं आपका साइंस टीचर, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ। आज हम साइंस सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइंस सेकंड में सेकंड यूनिट पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे, जिंदा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर होता है, जन्म से लेके मरने तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में कुछ प्रोसेस चलती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, यह लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। ओके, इसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये प्रोसेस चलने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। ओके, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स और कंटिन्यूअस फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है, वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं और यह कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कौन कौन से सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में वर्क करते हैं? ओके, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्टली डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? मीन्स ऐसा सिस्टम जहां डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, टूटना, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ओके, डाइजेशन प्रोसेस कौन से सिस्टम में होने वाली है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। सर हमने डाइजेस्टिव को सिस्टम क्यों नाम दिए? क्यों? क्योंकि यह सिस्टम एक से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हमने इस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम्स नाम दिए गए हैं। ओके, एक से ज्यादा ऑर्गन आके जहां मिलते हैं और एक सिस्टम बना जाते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं और इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ओके, सेकंड सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करवाता है, उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन सर? रेस्पिरेशन मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलती है। ओके, नेक्स्ट जो सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, सर्कुलेशन का मीनिंग होता है फ्लो होना। ओके, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सिस्टम होता है कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? मुझे गांव जाना है, नहीं जाना है, मुझे वर्क करना है, नहीं करना है। ओके, ये कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मुझे काम करना, नहीं करना, ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए हम इस सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सिस्टम आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम सर? ऐसा सिस्टम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मींस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर के बाहर निकालता है, उस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। सर कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे शरीर के बाहर निकलता है? ओके, जब बहुत सारी हमारे शरीर में प्रोसेस होती है, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब सेल मेटाबॉलिज्म करता है, उस समय पे मेटाबॉलिज्म मींस बहुत सारी रिएक्शन होती है हमारे सेल्स के अंदर में। जब सेल्स बहुत सारी रिएक्शन करती है, उस समय पे कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स का सिक्रीशन होता है और वो टॉक्सिक मटेरियल्स हमारे किडनी के थ्रू बाहर निकलता है ना। किडनी में कुछ प्रोसेस होती है, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड यूरिन के थ्रू वो जो टॉक्सिक मटेरियल है हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस कहते हैं। और ये सारी प्रोसेस कौन से सिस्टम में चलती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में चलती है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है किडनी। ओके, नेक्स्ट सिस्टम के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ नहीं दिया गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मींस ऐसा सिस्टम जहाँ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने वाली है ना। चाइल्ड का जो बोर्न होता है या चाइल्ड जो डेवलप होता है, चाइल्ड मींस बच्चा डेवलप होता है, कहाँ डेवलप होता है? माँ के यूटेरस में बच्चा डेवलप होता है। ओके, तो ये जो डेवलप होता है
जहां बच्चा डेवलप होता है उस सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बोलेंगे, या तो फिर जहां रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उस सिस्टम को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो आपके बुक में इतना ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है, बट मैंने सिंपली क्या बोलते हैं यह एक्सप्लेन करवा के दिया। ओके, यह हमें इसलिए पढ़ना है, ये जो सिस्टम्स होते हैं परफॉर्म अ फंक्शन। ठीक है, जब हमारी लाइफ प्रोसेस चलती है तो हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो सिस्टम होते हैं, मैंने जितने भी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया वो ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म फंक्शन, कुछ फंक्शन करते, कुछ वर्क करते, कुछ काम करते। ठीक है, इंडिपेंडेंटली बट कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। ये जो सिस्टम है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं ना, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट वर्क करेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी सिस्टम अलग है, ये भी अपना ही वर्क करता है। ओके, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं बट कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन के तहत वर्क करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है हिंदी में तालमेल। ठीक है ना, एक कंप्लीट तालमेल के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ओके, तो परफॉर्म फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, ये जो जब ये ऑर्गन्स होते हैं प्रॉपरली वर्क करते हैं तो इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कांस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें एनर्जी नहीं मिलेंगी तो ये जो जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये सिस्टम प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी नहीं रह पाएंगी। इसीलिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब हमें यही पढ़ना है कि किस वजह से हमें ह्यूमन बींग्स में एनर्जी मिलती है, किस वजह से ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम यह पढ़ने वाले हैं, ये जो सारे सिस्टम चलते हैं उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन एनर्जी हमें कहां से मिलेंगी? एनर्जी मिलेंगी हमें सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझो। हम सोर्स ऑफ एनर्जी किसे बोलेंगे? जैसे मैं मैंगो खा रहा या आप मैंगो खा रहे हो, तो मैंगो को मैं सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकता हूं क्या? ऑब्वियसली बोल सकता हूं उसे सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों बोल सकता? क्योंकि मुझे मैंगो से एनर्जी मिल रही है, मैंगो से एनर्जी मिल रही है, मींस एनर्जी का सोर्स कौन हुआ? मैंगो हुआ, है ना। लाइट कहां से आती है? सन से आती है, तो लाइट का सोर्स कौन हुआ? सन हुआ। उस वजह से हमें एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन किससे मिलने वाली है? मैंगो से मिलने वाली है। इसीलिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ? मैंगो हुआ। सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हुआ? मैंगो हुआ। मैंने कुछ एग्जांपल दे के रखा हूं। सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जांपल होते हैं कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स। ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स, है ना। तो इन्हें हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है। ओके, इसको हम फूड स्टफ भी नाम दे सकते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी का सेकंड नाम हम फूड स्टफ भी दे सकते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन्हें हम फूड स्टफ भी कह सकते हैं। कह सकते नहीं मीन्स हम कहते हैं। ओके, तो ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। यहां से मैं इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बताऊंगा आपको। कार्बोहाइड्रेट, हम दिन में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं मोस्ट यूटिलाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स हमें ज्यादा जो एनर्जी मिलती है या हम ज्यादा डिपेंड रहते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं फॉर एनर्जी के लिए। ओके, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि हम प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम फ्रूट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम लिपिड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मीनिंग ये नहीं होता। ओके, हमें मैक्सिमम जो एनर्जी लेते हैं वो किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। ओके, जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट उसके बाद में हम जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, इन्हें हम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ओके सर, अभी तक आपने हमें बताया कि
कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, लिपिड से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, और ये सारे कहाँ होते हैं? फ्रूट में, वेजिटेबल्स में होते हैं। ओके सर, लेकिन चलो मैंने माना कि मुझे इनसे एनर्जी मिलती है, मैंने फ्रूट्स भी खा चुका हूं, ओके, मैं फ्रूट्स भी खा चुका हूं, वेजिटेबल्स भी खा चुका हूं। अब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने के बाद में क्या मुझे एनर्जी मिलेंगी? सेकंड क्वेश्चन, क्या मुझे ओनली फ्रूट्स के ही फ्रूट से ही मुझे एनर्जी मिलने वाली है, या ओनली मुझे वेजिटेबल से ही एनर्जी मिलने वाली है? नहीं, हमें फ्रूट या वेजिटेबल से ही एनर्जी नहीं मिलने वाली। हाँ, उनसे एनर्जी मिलने वाली है, लेकिन उसके अलावा भी कोई कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनकी जरूरत होती है फॉर एनर्जी के लिए। कौन से फैक्टर के? ऑक्सीजन। ओके, हमने सोर्स ऑफ एनर्जी खा चुके हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट ऑक्सीजन नहीं है, तो हमें एनर्जी मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो एनर्जी के लिए किसकी आवश्यकता होंगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होंगी। तो हम बोल सकते हैं एनर्जी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी से ही नहीं मिलेंगी, हमें और किसकी आवश्यकता होंगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होंगी। ये ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें एनर्जी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। ऑक्सीजन है बट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, फिर भी हमें एनर्जी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, है ना। तो एनर्जी मिलने के लिए हमें ऑक्सीजन प्लस सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है। ओके, ये कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब मेरा सेकंड कंसेप्ट होगा, सर ये एनर्जी जो बनती है हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स होगा, है ना, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में एनर्जी बनेगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो क्या सर हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स है जिसमें एनर्जी बनने वाली है? मेरा आंसर होगा हाँ, हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स है, वहीं पे एनर्जी बनने वाली है। ओके, जैसे आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनल्स मिलता है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनल्स होता है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, बातें क्लियर से? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी का फॉर्मेशन होने वाला है, इसलिए एक पॉइंट से आपके बुक में एनर्जी हार्वेस्टेड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया मींस एनर्जी कहां प्रोड्यूस होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होंगी। बात समझ में आ रही है? सर माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होंगी? ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा फूड मटेरियल इंटर कर जाता है, फूड मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया में पहले स्टेप है, मैं आपको आगे में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए जानकारी के लिए आपको याद में रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में फूड मटेरियल इंटर कर जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फूड मटेरियल से, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। हमें एनर्जी मिलती है कौन से फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ओके, ऑल द लाइफ प्रोसेस रिक्वायर द एनर्जी। जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है हमें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्स द एनर्जी। इनको किसके रिक्वायर होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, बट अभी हम पढ़ चुके ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स के बारे में कि उन्हें एनर्जी मिलने वाली है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। रेस्पिरेशन प्रोसेस मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। बट प्लांट्स एनर्जी कैसे लेते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स में लीफ होती है ना, लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लांट्स में लीफ होती है, लीफ में प्रोसेस चलती है, उसे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। फोटो का मीनिंग होता है लाइट,
एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है सिंथेसिस होना, बनना। ओके, फोटोसिंथेसिस मीन्स फूड का प्रोडक्शन होना। फूड का प्रोडक्शन होना मीन्स फूड बनना, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं मीन्स प्लांट अपना फूड मटेरियल खुद ही तैयार करते हैं। ओके, अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी खुद ही तैयार करते हैं। कौन? प्लांट्स। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऐसे प्लांट को हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? ऐसे प्लांट जो खुद का फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। ओके, जब प्लांट्स खुद का फूड मटेरियल खुद बनाता है एंड खुद बनाता है और कुछ फूड मटेरियल यूटिलाइज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, और यूटिलाइज करने के बाद में कुछ फूड मटेरियल सेव होता है, बचता है, उसे स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर एंड रूट्स के अंदर फूड मटेरियल्स को वो स्टोर करके रखता है। ओके, एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं फिर अदर एनिमल्स होते हैं, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं? फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर एंड रूट्स के ऊपर। मींस अल्टीमेटली मेरा कहने का मीनिंग यह था कि ह्यूमन बींग्स किसे इंगल्व करते हैं, किसे खाते हैं? फ्रूट्स को, लीव्स को एंड रूट्स को। और फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स ह्यूमन बींग के लिए क्या हुआ? सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। ओके, प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ओके, जो भी फूड मटेरियल बनाता है कुछ यूटिलाइज करता है एंड कुछ दूसरों के लिए स्टोर करता है। दूसरों के लिए स्टोर करता है मींस ह्यूमन बींग के लिए या फिर अदर एनिमल्स के लिए स्टोर करके रखता है। ओके, अब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं? क्योंकि ये ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है फॉर एनर्जी के लिए, है ना, फॉर एनर्जी के लिए। शुगर में हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन करते हैं और यहां से कुछ क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज क्या है? नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट। ओके, हमें कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? राइस से भी मिलता है, कैन शुगर से भी मिलता है, मेज से भी मिलता है। बहुत सारे सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ओके, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितने ग्राम से? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।